बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक्सपर्ट्स में मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। वकार अहमद मलिक साहब एंकर पर्सन हैं, हमारे साथ मौजूद होंगे। सलमान आबिद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। नवीद हुसैन साहब हमारे साथ हैं। ब्यूरो चीफ कोयटा रज़ाउर रहमान और ब्यूरो चीफ पेशावर जमशेद बागवान साहब आज के हमारे पैनल का हिस्सा हैं। नाज़रीन, मुल्क भर में सैलाब की बदतरीन तबाही संगीन हो रही है। सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और जनूबी पंजाब में बारिशों के बाद बनने वाले सैलाब ने बस्तियों की बस्तियाँ उजाड़ दी और अब तक 1000 के करीब अफराद जाँ बहक और लाखों मकानात ज़मीन बोस हो चुके हैं। 3.5 करोड़ अफराद बेघर हो गए हैं। कई हज़ार किलोमीटर तक सड़कें पानी में बह गई हैं। पुल टूट चुके हैं। सूबों और मुख्तलिफ अजला के एक दूसरे से राब्ते मुकम्मल कर चुके हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होने से मुतासरा इलाकों तक इमदाद पहुँचाना मुश्किल हो गया और इस वक्त भी दरियाए सवात, काबुल और करम आपे से बाहर हैं। खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में तबाही फैला रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में वादी नीलम के नदी नालों में तुग़यानी देखी जा रही है, जबकि दरियाए सिंध में भी ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। सैलाब की तबाहकारियों से मुतासरा इलाकों में इंसानी अलमिया जन्म लेने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। इसी मुनासबत से आज हम अपना पहला सवाल रखेंगे एक्सपर्ट्स के सामने और डिबेट का आगाज़ करेंगे। वकार अहमद मलिक साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी चूँकि आप उन इलाकों से होकर भी आए। सवाल हमारा ये है कि जो एक रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन जो कि बहुत देर के बाद जिसका आगाज़ किया गया, आप समझते हैं जिस तरह जितने बड़े पैमाने पर तबाही देखने में आ रही है, ये रिलीफ रेस्क्यू ऑपरेशन कितना बड़ा चैलेंज है? यकीनन ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। देखिए, बात ये है कि ये मामला जो है ये 25 जुलाई से स्टार्ट हुआ और इवन हमें बहुत सारे ऐसे लोग वहाँ मिले जो 25 जुलाई से भी बहुत पहले डिस्प्लेसमेंट का शिकार हो चुके थे। हम तक ये खबर पहुँचते पहुँचते या हमें जागते जागते काफ़ी देर हो गई और वो इतनी देर हो गई कि इस वक्त वहाँ पे जितनी सड़कें हैं, वहाँ पे जितनी भी यानी 50-50 किलोमीटर दूर लोग माइग्रेट करके वहाँ पे आए हुए हैं। खैमा नहीं है, मतलब बहुत सारे लोगों के पास इस वक्त वहाँ पे इस तरह की सिचुएशन थी कि अगर किसी के पास खैमा हो जाए तो ऐसे लगता है जैसे सबसे बड़ी दौलत उसको मिल गई है। इस वक्त वो जितने भी लोग थे, जितने भी बच्चे थे, वो खुले आसमान के नीचे, बारिश हो रही है और मुसलसल हो रही है और उसके नीचे वो बैठे हुए हैं और इसमें बहुत सारे हमारे लिए सबक हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सीखनी चाहिए। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शायद ये तज्ज़िये का वक्त नहीं है बल्कि ये इमदाद का वक्त है, बट मैं ये समझता हूँ कि ये तज्ज़िये का ही वक्त है, क्योंकि आज से 6-7-8 महीने बाद जब आप ये इसी मौजू पे प्रोग्राम कर रहे होंगे तो आपको लगेगा जैसे ये और लोग बाकायदा कहेंगे ये नॉन इशू है, क्योंकि हमारे यहाँ तो जब ये चीज़ टल जाएगी तो फिर ये नॉन इशू हो जाएगा। तो दो चीज़ें जो कि बहुत अहम है जो मैं बताना चाहूँगा कि एक वहाँ पे एक फतेहपुर इलाका है। फतेहपुर इलाका में पिछले सैलाब में वहाँ पे जब उस वक्त के सीएम गए तो उन लोगों ने कहा कि हमें और कोई इमदाद नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, हमें ये पीछे एक बंद है, ये बनवा दे। आज वही इलाका है जो कि बचा हुआ है, इतने बड़े सैलाब में वो इलाका बचा हुआ है। इसी तरीके से काले गालबन मुश्ताक मांगड़ साहब हैं अलखिदमत के, वो वहाँ पे जा रहे थे, ये हमारे सामने का वाक़या है। वहाँ पे एक कटाव था तो उस कटाव को बचाने के लिए उन्होंने को 50,000 रुपए दिए और उन्होंने ट्रालियाँ वहाँ पे जो बहुत सारी जो है ट्रालियों की मदद से वो बांध दिया लोकल्स ने। आगे मतलब सैकड़ों एकड़ जो ज़मीन थी वो बच गई। तो आज ये जो मेयर्स हैं ये आज लेने वाले नहीं हैं, ये बहुत पहले लेने वाले थे। इमदादी कार्रवाइयाँ जो हैं अब आके थोड़ा सा हमें दो चीज़ें बहुत नुमायाँ नजर आईं। एक रेस्क्यू 112, एक महकमा सेहत की जो मेडिसिन के हवाले से कुछ नर्सेज जो थी वो वहाँ पे नजर आईं। लेकिन जो मैग्नीट्यूड है, जो स्केल है, जो तबाही का स्केल है, जो मुतासरीन का स्केल है, वो इतना बड़ा है कि इनके सामने वहाँ पे फिर आपको अलखिदमत या ये जो प्राइवेट एनजीओज या मुखैर हजरात हैं प्राइवेट सतह पे वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो तो ज़िले इंतज़ामिया को आपने कितना एक्टिव देखा? जी, इंतज़ामिया ज़िले इंतज़ामिया को, जो उस डिस्ट्रिक्ट की इंतज़ामिया है, उसको कितना एक्टिव देखा आपने? देखिए, वो एक तो बहुत बड़ा स्केल है, नंबर 1। दूसरा ये है कि जहाँ तक हमने देखा है कि तौसा से लेके और जहाँ तक जितना हमने सफ़र किया है उसमें हमें रेस्क्यू 112 की 3-4 कश्तियाँ नज़र आई जो कि वहाँ पे लोग काम कर रहे थे और वो रेस्क्यू कर रहे थे। बट अगर आप कहें कि ओवरऑल किसी जगह पे जैसे कोई बहुत बड़ी तहरीक या मूवमेंट या कोई ऐसी चीज़ चल रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। लोग सफ़र कर रहे थे, मेन रोड के गिर्द तो लोग बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, वो तो अपनी जगह पे मुखैर हजरात की उन तक पहुँच भी थी क्योंकि वो मेन रोड थी। आप यकीन कीजिए कि जो ज़ैली सड़कें हैं उस पर जो लोग बैठे हुए हैं वहाँ पर ना मुखैर हजरात जा रहे हैं ना कोई और जा रहा है, उनके खैमों के वो बगैर बैठे हुए हैं और मुसलसल उनके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, मतलब एक बच्चा तो मैंने देखा है जो कि हार्डली को 2 महीने का बच्चा था और वो बारिश उसके ऊपर गिर रही है, उसके ऊपर माँ ने दुपट्टा ओढ़ा हुआ था और वो उनकी पूरी की पूरी फैमिलीज इसी तरह बैठी हुई थी।
बिल्कुल ऐसे बड़े अफसोसनाक मनाजिर देखने को मिल रहे हैं। हम तो तस्वीरें देख रहे हैं और यकीन करें इतना दिल कट जाता है, इतना बड़ा इंसानी अलमिया। और वही जो आप बात कर रहे हैं कि हम तैयारी नहीं करते और वाकई 5-6 माह के बाद हम ऐसे ही होंगे और हमारे पास कोई और टॉपिक होगा, हम ये भूल जाएंगे कितने बड़े पैमाने पर तबाही हुई है और क्या इंतजामात उस वक्त करने चाहिए थे, क्या होने चाहिए। रज़ा रहमान साहब, अगर उस एरिया की बात की जाए, ज़ाहिर है सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, जनूबी पंजाब, हर जगह तबाही के मनाजिर हैं। जो रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन इस वक्त जारी है वो क्या काफ़ी है और कितना बड़ा चैलेंज है आपके ख्याल में जिस पैमाने पर तबाही हुई है, बड़े पैमाने पर? जी देखें, बलूचिस्तान जो है इस वक्त काफ़ी दिनों से जो है ज़मीनी उसका राब्ता बिल्कुल मुनक़ता है और वो दूसरे सूबों से कटा हुआ है। जहाँ तक रिलीफ की आपने बात की है, रिलीफ के लिए तो काफ़ी टीमें जो हैं मुख्तलिफ़ इलाकों में गई हैं और हर ज़िले पर ज़िले के जो इंतज़ामिया है उसके थ्रू हो रहा है। अगर हम देखें तो सिर्फ यहाँ पर इस वक्त जो है पाक फ़ौज और ख़ुद पहले भी आपने ज़िक्र किया है और ये ख़बर भी थी कि आज ही आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने भी बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाके जैसे लसबेला है, लाखड़ा है, यहाँ का दौरा किया है, वहाँ पर जो इसका जायज़ा लिया है। लेकिन अगर हम देखें तो इसके लिए जिस तरह पहले वकार साहब भी कह रहे थे, इसके लिए एक तैयारी की ज़रूरत होती है। तैयारी हमारे वो नहीं, हमारे पास सिर्फ बलूचिस्तान के अंदर एक PDM का अदारा है और उसमें भी वो लोग ऐसे हैं जो उनको ट्रेनिंग के लिए 112 के जो लोग थे वो भी आपके लाहौर में आके ट्रेनिंग करते हैं। तो हमारे पास इतनी तैयारी के लिए लोग नहीं है यहाँ पर और तैयार भी नहीं है। सिर्फ इस अदारे के अंदर लोगों ने सिर्फ अपने आप को डेपुटेशन पे ला के आए, उसमें बहुत काम करने की भी ज़रूरत है। हम पर इस तरह का इससे पहले जो सैलाब 2010 में और इसके अलावा जब भी सैलाब की पोजीशन आई या ज़लज़ले की पोजीशन हुई तो उस वक्त हमने देखा कि यहाँ पर कुछ लोगों ने और PDMA ने अपनी जो है वो इसमें आफतज़दा इलाकों की तरफ जो है वो काम किए। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर अभी तबाही आई है, पूरा बलूचिस्तान इस वक्त 90% बलूचिस्तान पानी में डूबा हुआ है और रिलीफ के लिए जो है वो लोग मुंतज़र हैं और इस टाइम जो है तकरीबन 90% जो लोग हैं वो खुले आसमान तले बैठे हैं और खैमों के इंतज़ार में हैं, राशन के इंतज़ार में हैं। कुछ लोग अब तक पानी में उनकी लोग अपनी गुज़र बसर कर रहे हैं। जो कुछ लोग सड़कों पर शाहराहों पर हैं, शाहराएँ भी जो है यहाँ पर तकरीबन पानी अपने साथ बहा कर ले गया है। तो ऐसी सूरत में ज़रूरत है। अभी हाल में कल ही जो है वो बलूचिस्तान हुकूमत ने ज़िला कच्छी और ये हमारा है अपना सिब्बी का एरिया है, वहाँ 2000 किलोग्राम राशन जो है हेलीकॉप्टर के ज़रिए पहुँचाया है और हेलीकॉप्टर के ज़रिए मुख्तलिफ़ अज़ला में भी इस हवाले से वो रिलीफ का काम तो कर रहे हैं। मेडिसिन की बहुत शदीद ज़रूरत है। जो पानी है, सैलाबी पानी है, वो इस वक्त इस तरह हो गया है कि सैलाबी पानी और पीने वाला पानी मिक्स हो गया है। लोगों को हैज़ा, दस्त और इस किस्म की बीमारियाँ जो हैं उसमें मुब्तला हो रहे हैं। तो वहाँ पर जो है इमदादी टीमें और ख़ुसूसन जो है ये तिब्बी अमले की वहाँ पर ज़रूरत है, डॉक्टर की, नर्सिस की और दूसरा पैरामेडिकल स्टाफ की। अभी मैं थोड़ी सी जिक्र आपसे करूं कि मुसलसल जो कोयटा के अंदर 2 दिन 24 घंटे में बारिश हुई थी, 24 घंटे कल दिन तक वो जारी रही, तो कोयटा शहर के भी तकरीबन 4000 से ज़ायद लोग जो हैं वो बेघर हो गए। उनको गो के अभी शेल्टर फराम किया गया है हुकूमत की तरफ से, मुख्तलिफ सरकारी इमारतों में उनको शेल्टर दिया गया है। राशन तो इस टाइम नहीं मगर खाने पीने की चीज़ें कल से उनको फराम की जा रही है। तो इमदादी कार्रवाइयाँ तो अपने लिए तैयारी तो की जा रही हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि मुखय्यर हज़रात या ऐसी तंजीमें अभी तक यहाँ पर आई नहीं। शायद उसकी एक बड़ी वजह यह है कि एक ज़मीनी राब्ता जो है बलूचिस्तान का वो कटा हुआ है और उसकी वजह से। और आप देखें कि यहाँ ना बिजली है इस टाइम बलूचिस्तान के अंदर, ना गैस है, गैस भी पाइपलाइन उड़ गई है जिसकी वजह से इस लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और हम तो माशाल्लाह अपने आप को मुसलमान कहते हैं कि इससे फ़ायदा इस संख्या के LPG की कीमतें जो 200 रुपये का किलो मिल रहा था वो हमने यहाँ पर 500 तक का बढ़ा के दे दिया, जिसका आज वज़ीर आला बलूचिस्तान ने नोटिस भी लिया। इसी तरह खाने पीने ये तो हमारी खुसूसियत है, वो डबल कर दी गई। मैं आती हूँ रज़ा रहमान साहब आपकी तरफ दोबारा, क्योंकि जिस पहलू की आप बात कर रहे हैं वो बड़ा
बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम उस पर भी बात करेंगे, ख़ास तौर पर वो जो सियासी जमातें और कारकुन जो नज़र आते हैं हमें वोट लेते वक्त, वो भी गायब हैं, उस तरह से नज़र नहीं आ रहे। जमशेद साहब, दरियाए स्वात काबुल से भी ज़ाहिर है वो आपे से बाहर हैं, खैबर पख्तूनख्वा में बड़े पैमाने पर तबाही है। नौशहरा और चारसदा की अगर बात की जाए तो उस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। साथ ही राब्ते कर चुके हैं, एक ज़िले का दूसरे ज़िले से कोई राब्ता नहीं है, सड़कें बह चुकी हैं। तो इस सारी सूरत हाल में जो वहाँ रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन है वो कितना बड़ा चैलेंज है आपके ख्याल में? बिल्कुल, चैलेंज तो बहुत बड़ा है पूरे पाकिस्तान की तरह। जिस तरह स्वात से परसों तबाही का सिलसिला शुरू हुआ था वो अभी तक चल रहा है। वो पानी जो है अभी वो नीचे ज़मीनी इलाके तक पहुंच गया है। आज जो इंतज़ामिया है पेशावर की ख़ुसूसन, उन्होंने एक अच्छा काम किया है। जो वर्सक डैम है और तरबेला डैम, उनकी इंतज़ामिया से बात करके तो जो पानी डैम से छोड़ा जा रहा था उसका थोड़ा कम किया है, जिसकी वजह से जो पानी है वो मजीद बढ़ने से रुक गया है। रात को ही जो इंतज़ामिया थी उसने चारसदा, नौशहरा और सवाबी के कुछ इलाकों में ऐलानात किए थे, लोगों को इनखला पे मजबूर किया था। और एक जो इंतज़ामिया की सुस्ती थी वो थोड़ी आज काम भी आई है कि कोई नुकसान नहीं हुआ बड़ा, जिस तरह 2010 में लोग फंस गए थे और उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल से रेस्क्यू करना पड़ा। तो अलर्ट पहले से था, इसलिए लोगों को मौका भी मिला ऊपर छत जाने पर। कल इंतज़ामिया ने कहा था कि वो छत पे ही रात गुजारे। आज जो है वो जो नौशहरा है वहाँ पे कोर कमांडर खुद गए हैं, उन्होंने भी जायजा लिया है। जो पाकिस्तान आर्मी की टीमें हैं वो भी काम कर रही है। स्वात से जो पानी का फ्लो है वो मुसलसल आ रहा है। अभी दीव से भी इस तरह की इतलात है कि पानी फिर से आ रहा है, लेकिन जो नुकसान हुआ है वो ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा में लोगों के घर बह गए हैं और पानी जो है अभी तक निकला नहीं है। ये बड़ा ज़रूरी है कि पानी एक दफ़ा निकल जाए तो लोग जो है वो फिर से अपना जो रिलीफ का काम है उसमें भी पानी का जो ठहरना है वो एक रुकावट है। इमदादी इदारे तो सरगर्म है और खुद हुकूमत भी सरगर्म है। एक जो कोहिस्तान का वाक़या था वो बड़ा दिलखराश जो वाक़या था, उस पर बड़ी सोशल मीडिया पे भी बात हुई। जो 5 दोस्त फंस गए थे कोहिस्तान में, उस पर हुकूमत के खिलाफ भी बात हुई। इसमें कोई शक नहीं है कि कल जब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा डी खान और टांग जा रहे थे तो उनका आबाई इलाका जो था वो काफ़ी सैलाब में घिरा हुआ था। लेकिन चूँकि वो स्वात भी जा सकते थे, लेकिन उन्होंने डी खान को प्रेफर किया जो काफ़ी अरसे से सैलाब के जद में है। पिछले 3 हफ्ते से जो डी खान में वहाँ पे सैलाबी कैफियत है। 60% टांग और डी खान का जो इलाका है वो डूब गया है। और वज़ीर आला ने जब हेली पेशावर से उठा तो ये सीधा इस्लामाबाद गया और बनी गाला से इमरान खान को उठा के फिर गए हैं और फिर वहाँ पर वो लोगों से भी नहीं मिले, कोई अहम ऐलान भी नहीं किया। उसके बाद जो है वो लोगों में थोड़ा गम और गुस्सा पाया जाता है। अगरचे जो इमरान खान ने कल पेशावर में होने वाला जलसा था उसको भी मनसूख कर दिया है, लेकिन जो हुकूमत के खिलाफ जो कल ट्रेंड वगैरह चले तो उससे इनको काफ़ी नुकसान हुआ है। जी सही। सलमान आबिद साहब, ओवरऑल पाकिस्तान की बात करें तो बड़े पैमाने पर जो सैलाब जहाँ जहाँ आया और बड़े पैमाने पर तबाही देखी गई है, ज़ाहिर है ये हुकूमतों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। किस तरह से इन बस्तियों को आबाद करेंगे, लोगों को किस तरह से आबाद करेंगे, उनके घरों में उनके नुकसानात को पूरा किया जाएगा। आपके ख्याल में जो इस वक्त रेस्क्यू रिलीफ का ऑपरेशन जारी है, आप समझते हैं ये काफ़ी है? और जिस तरह की सिचुएशन बताई जा रही है, ये कितना बड़ा चैलेंज है अब उन लोगों को आबाद करना और उन तक अभी बुनियादी चीज़ें पहुँचाना? देखें, एक फ़िक्री मुगालता तो कम से कम मीडिया के अंदर से ये आउट होना चाहिए कि जी ये खुदा का अजाब है। हमारे यहाँ हुक्मरान तबकात जो है ना, इसको खुदा के अजाब से जोड़ के ना अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। पहला गलती तो ये, देखिए सैलाब आते हैं, दुनिया भर में आते हैं, उनको डील करना, उनसे निमटना, उन लोगों को एहतियाती चीज़ों के साथ निकालना, ये रियासत की और हुकूमतों की जिम्मेदारी होती है। वक़ार साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि जो अलर्ट जारी हुआ था ना जी, जो आज महकमे उन्होंने बताया महकमे ने कि हमने अप्रैल में पहला अलर्ट जारी किया, मई में सेकेंड अलर्ट जारी किया। अब ये जो अप्रैल और मई, इस वक्त गवर्नमेंट चेंज हुई थी पाकिस्तान के अंदर, तो एक सियासी रसाकशी जो है वो हुकूमत में और इमरान खान के दरमियान हमें बड़े अरूज को देखने को मिली। इसलिए ना फेडरल गवर्नमेंट ने उस पर तवज्जो दी, ना कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने उस पर तवज्जो दी। हमने इसके अंदर कोताही की। एक बात, मीडिया भी उस वक्त की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को इतना ज़्यादा उसने आगे लेके गए हैं कि जहाँ के अंदर ये जो इशू था
سیلاب والا یہ بیچ میں سے رہ گیا تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جیسے کہا وقار صاحب نے کہ یہ اس کا اسکیل بہت بڑا ہے. اچھا اب اس کو اسکیل کو بڑا کر جو کو ڈیل کرنے کا طریقہ کسی ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کا تو کام نہیں ہے, نہ کسی پروونشل گورنمنٹ کا. اس کے اندر فیڈرل گورنمنٹ, اس میں پروونشل گورنمنٹ, اس میں ڈسٹرکٹ گورنمنٹس, اس میں ڈونر ایجنسیز, اس میں پولیٹیکل پارٹیاں, اس میں سول سوسائٹی آرگنائزیشنیں, یہ سب مل کے کوئی رول پلے کریں ایک دوسرے کے ساتھ کوارڈینیشن کے اندر, تو ہم امیڈیٹ ریلیف جو ہے نا وہ لوگوں کو پہنچا سکتے ہیں. دیکھیے پاکستان وہ بڑا ملک ہے جس کے اندر سے لوگ جو ہے نا اس طرح کے معاملے میں بڑھ چڑھ کے پیسے دیتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیوں میں بھی تھوڑا سا احساس بڑا ہے کہ یار ہم سے کچھ غلط کوتاہی ہو گئی ہے, لیٹ ہو گئے ہیں. عمران خان صاحب نے بھی آج اعلان کر دیا ایک ریلیف فنڈ کے حوالے سے جو شانیہ نشتر کے کانٹیکس میں ہوگا. ساتھ انہوں نے کہا کہ وہ کل ایکٹیویٹی بھی کر رہے ہیں فنڈ ریزنگ کی, اپنی پارٹیوں کو بھی کہا ہے, حکومت کو بھی کہا ہے. اسی طریقے سے پی ایم ایل این کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس وقت ایکٹیو ہے, پیپلز پارٹی ایکٹیو ہے, لیکن یہ دیر سے جاگے ہیں سارے کے سارے, کیونکہ یہ رہے اس وقت پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے اندر جو ایک دوسرے کے خلاف چل رہی تھی. اب سوال صرف اس میں یہ ہے کہ آپ کا این ڈی ایم میں, پی ڈی ایم میں اور ڈی ڈی ایم میں یہ جو 3 بڑے محکمے بنائے تھے یہ کہاں ہیں, کس طریقے سے انہوں نے لوگوں کو ریلیف دیا ہے. ابھی یہ بتا رہے ہیں کہ 1122 کے لوگ نظر آئے, لیکن این ڈی ایم اے کا اپنا کوئی چیز جو انہوں نے ڈپارٹمنٹل کوارڈینیشن کی وہ ہمیں ریفلیکٹ نظر نہیں آ رہی. ہمیں پروونشل گورنمنٹ کا اور ڈی ڈی ایم اے کا کوئی کوارڈینیشن نظر نہیں آ رہا. ہمیں فیڈرل گورنمنٹ کا اور پروونشل گورنمنٹ کا کوئی کوارڈینیشن نظر نہیں آ رہا. اچھا اس وقت 13 پارٹیاں ہیں حکومت کے اندر, یہ یاد رکھیے گا, 13 پارٹیوں کے اندر کوئی کوارڈینیشن نظر نہیں آ رہا. اپوزیشن کے اندر کوئی کوارڈینیشن نظر نہیں آ رہا. بڑی دلچسپ بات یہ ہے کے پی کے میں اور پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے, پیپلز پارٹی میں سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, بلوچستان میں نیشنلسٹوں کی حکومت ہے. لیکن اگر آپ پولیٹیکل پارٹیز کا اوورآل ایٹیٹیوڈ دیکھیں تو اس نے بڑا ڈس اپوائنٹ کیا لوگوں کو کہ اس سارے کانٹیکس میں جو پرفارم کرنا چاہیے تھا اس طرح سے نہیں ہوئے. لیکن اب یہ جاگے ہیں, ابھی بھی اگر یہ کچھ کریں ایکٹیو ہو کے اور ایک کوارڈینیشن کر لیں. اور ایک میں آخری ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ خدارہ اس وقت پولیٹیکل سکورنگ سے باہر نکلیں اور کوئی سیز فائر کر دیں پولیٹیکلی, ایک دوسرے کے اوپر سیاسی ایکٹیویٹیز کے اوپر چھوڑ دیں ذرا پالیٹکس. اس وقت اس کو فوکس کر لیں تو شاید زیادہ بہتر طریقے سے معاملات کو ڈیل کرنے کی پوزیشن میں آ سکتے ہیں. بالکل بالکل آپ کی بات ہے. نوید حسین صاحب, ہمارا جو سسٹم ہے اگر ہم پولیٹیکلی بات کریں اور جس طرح سلمان عابد صاحب اداروں کی بھی بات کر رہے ہیں, ظاہر ہے وہ تو اس طرح سے ہم نے فال دیکھا ہی نہیں ہے. اور اس سے پہلے کیا ہم پلاننگ پر بات کریں, اب لوگوں کو زندگی کی طرف لانے کی جو جدوجہد کی جا رہی ہے, جو مختلف ادارے بھی کر رہے ہیں, دیر سے صحیح ہماری حکومتیں بھی جاگ گئی ہیں, سیاستدان بھی جاگ گئے ہیں, حکمران بھی وہاں پر جا رہے ہیں. آپ کے خیال میں یہ کافی ہے یا اس سے زیادہ ہونا چاہیے؟ یہ کتنا بڑا اب چیلنج بن چکا ہے اداروں کے لیے بھی, حکومت کے لیے بھی اور ان مخیر حضرات کے لیے بھی, کہ وہ ان لوگوں کو جن کے گھر تباہ ہو گئے, مکانات تباہ ہو گئے, جن کی اپنی زندگیاں اجڑ گئی, جن کے اپنے بچے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے دیکھے کہ وہ پانی میں بہہ رہے ہیں, ان کو ان کی زندگی کی طرف لانا واپس. دعا میرے خیال میں جو سلمان صاحب نے کہا ہے کہ اب ایک بیداری نظر آ رہی ہے اور مختلف سیاسی جماعتیں, ہم نے دیکھا پرائم منسٹر شہباز شریف کل جو ہے وہ یہاں تشریف لائے سندھ میں, ہم نے دیکھا عمران خان صاحب تشریف لے گئے کے پی کے میں. لیکن میں یہاں پہ یہ کہوں گا کہ بہت دیر کی مہرباں آتے آتے, میرے خیال میں بہت دیر اس وجہ سے ہو گئی ہے کہ میں ان پرٹیکولر میں ریفر کروں گا بلوچستان کی طرف. آئی تھنک وی ہیو فیلڈ بلوچستان یٹ اگین. وی سے میری مراد ہماری رولنگ ایلیٹ ہے, ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ہمارے سارے ادارے ہیں اور بشمول میڈیا کے. میرے خیال میں میڈیا اس وقت, جیسے سلمان صاحب نے ذکر کیا کہ جو ہائی اوکٹین پولیٹیکل ڈرامہ چل رہا تھا اور میڈیا فکسیٹڈ تھا, بلوچستان میں ہم دیکھیں تو بارشوں کا سلسلہ جولائی کے سٹارٹ ہوا اور اب تک بلوچستان لٹرلی کٹ آف ہے پورے پاکستان سے. آپ دیکھیں وہاں پہ فصلیں تباہ ہو گئی ہیں, وہاں پہ جو ابھی یہ اس کے بعد تو معاملات آنے ہیں جو فلڈ کا آفٹر ماتھ ہوگا. زمینی رابطہ منقطع ہے, وہاں پہ انٹرنیٹ نہیں ہے, وہاں پہ ٹیلی فون ابھی آہستہ آہستہ. تو اوور آل میرے خیال میں یہ کہوں گا کہ ہم نے بلوچستان کو تو پھر دوبارہ فیل کر دیا. ہم پولیٹیکل بکرنگ میں لگے رہے, ہم جو ہے وہ پاور پالیٹکس میں لگے رہے, اور ہم میڈیا والے ہم ہائی آکٹین ایشوز کی طرف زیادہ ہمارا اسپاٹ لائٹ وہاں پہ تھا. تو دیر ہوئی ہے. آپ اس کے بعد جب ہم نے دیکھا کہ جو
जो KPK में जिस तरह के विजुअल सामने आए, तो उसके बाद मेरे ख्याल में थोड़ी सी अवेकनिंग आई। और फिर जो है सोशल मीडिया ने, मैं यहाँ पे इन पर्टिकुलर जिक्र करूँगा कि सोशल मीडिया ने एक बड़ा अच्छा रोल प्ले किया है कि ये जगाने में। मैंने देखा बहुत सारे जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थे, जो सोशल मीडिया पे कैंपेन करते हैं, उन लोगों ने एक बहुत अच्छा रोल प्ले किया, जबकि मेन स्ट्रीम मीडिया इंटायरली फोकस था पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर। तो उस वक्त सोशल मीडिया पे लोगों ने इस चीज़ को जो है वो हाईलाइट करने की कोशिश की। तो अभी बहुत बड़ा चैलेंज है। आप अगर विजुअल देखें सिंध के अंदर से, कल मेरी एक रिपोर्टर से बात हो रही थी और ये बताया गया कि वहाँ पे लोगों को अपने मुर्दे दफनाने के लिए उनको खुश्क जगह नहीं मिल रही, और कुछ जो है जो लाशें हैं वो कराची लाई गई हैं यहाँ पे दफनाने के लिए। अच्छा, अब ये पानी उतरेगा, उसके साथ साथ फिर जो बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे ख्याल में, वो जो हमारी फसलों को नुकसान हुआ है, हमारी कॉटन की फसलों को जो नुकसान हुआ है, हमारी राइस की फसलों को जो नुकसान हुआ है, जो बलूचिस्तान में जो फ्रूट्स जो है वो, यानी सिर्फ और सिर्फ मैं ये कहीं अपने रिपोर्टर से बात कर रहा था और पता चला कि जी सिर्फ जो खजूर की फसल है वो बिलियंस रुपीस में उसका तखमीना लगाया जा रहा है। तो ओवरऑल ये जो 2010 का जो सैलाब था, शायद कैजुअलिटीज में वो बहुत बड़ा था, लेकिन डिस्ट्रक्शन में ये उससे बड़ा सामने आया, ये उससे बड़ी कैलामिटी है। तो मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि ये सारे, जैसे सलमान साहब ने जिक्र किया कि एक इदारा हमने बनाया था NDMA के नाम से, कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट जिसकी एक्सपर्टीज थी और जिसने कोऑर्डिनेट करना था इंटायरली, तो वो इदारा कहीं नज़र नहीं आया। बलूचिस्तान में तो इदारे के साथ साथ जो है वो गवर्नमेंट भी कहीं नज़र नहीं आई। हमने देखा है कि बलूचिस्तान की गवर्नमेंट बिल्कुल मिसिंग है इन एक्शन, कहीं पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। और जो भी वहाँ पे कुछ हुआ है तो वो मेरे ख्याल में फौज की तरफ से किया गया है। बिल्कुल ऐसे पॉलिटिशियन, वो गवर्नमेंट हो वो अपोजिशन हो, वो दोनों कहीं पे भी हमें जो है वो फील्ड में नज़र नहीं आए। बिल्कुल आप दुरुस्त हैं, इस पर हम आगे चलकर बात भी करते हैं। और जितने बड़े पैमाने पर तबाही हुई है उसमें ये जो रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, ज़ाहिर है ये बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन हम दुआ गो हैं उन लोगों के लिए जो इस वक्त मुश्किल में घिरे हैं, हमारे अपने पाकिस्तानी, कि वो जल्द से जल्द इस मुश्किल से निकले और वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ जल्द से जल्द आएँ। और अब जो उनकी मदद की जा रही है उसको भी वसी होना चाहिए, चाहे वो हुकूमतें हों, मुखय्यर हजरात हों, वो हम जैसे लोग हों, जो भी मदद कर रहा है और करना चाहता है उनको दिल खोल कर करनी चाहिए। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आएंगे, इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे, लेकिन हम सवाल ये रखेंगे, जिस तरह हमारे एक्सपर्ट्स कह भी रहे थे कि इस मुश्किल वक्त में सियासी जमातें उस तरह से गायब हैं, सियासी जमातों के कारकुन उस तरह से नज़र नहीं आ रहे, तो हम ये सवाल रखेंगे कि जिन्हें फ्रंट लाइन पर होना चाहिए वो क्यों नहीं है। राय लेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। मुश्किल में घिरे पाकिस्तानियों की मदद के लिए मुसल्लह फ़ौज और फलाही तंजीमें मैदान में हैं और मुतासरीन की मदद के लिए पेश हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सैलाब ज़दगान की मदद के लिए फ्रंट लाइन पर मौजूद हैं। पाक फ़ौज की जानिब से मुतासरा इलाकों में मेडिकल कैंप्स भी लगाए जा रहे हैं, खैमे और खाने भी तकसीम किया जा रहा है। पाक फ़ज़ाइया का भी रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। प्राइम मिनिस्टर समेत मखसूस सियासी क़यादत के दौरे भी देखने में आ रहे हैं, जो सिर्फ मुतासरीन की दिलजोई और दिलासों तक ही महदूद हैं। इस मुश्किल वक्त में अवाम की नाम नहाद नुमाइंदा बड़ी सियासी जमातें और उनके कारकुन इमदादी सरगर्मियों में मुकम्मल तौर पर गायब हैं, जो आवाम के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। रज़ा रहमान साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी, चूँकि आप पहले सेगमेंट में बात भी कर रहे थे, जिन लोगों को सबसे आगे होना चाहिए फ्रंट लाइन में, आवाम पर मुश्किल वक्त है, मैं सियासी जमातों की बात कर रही हूँ और उन मुतहर्रिक कारकुनों की बात कर रही हूँ। जब वोट का वक्त होता है तो वो अपनी जमात के लिए वोट लेने में आगे होते हैं, वो उस तरह से क्यों नज़र नहीं आया आपके ख्याल में? इस मुसीबत की घड़ी में उन्हें फ्रंट लाइन पर होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा देखने में नहीं आया, क्यों? देखें जी, इस वक्त अगर बलूचिस्तान को अगर हम देखें तो मैंने पहले भी ये जिक्र किया था कि बलूचिस्तान इस वक्त मुल्क का आधा हिस्सा है, आधा पाकिस्तान है, और आधा पाकिस्तान आपका 90% डूबा हुआ है। क्या जो बड़ी जमातें हैं जिनको हम कौमी जमातें कहते हैं, जिनमें मुस्लिम लीग नून है, अपना पीपल्स पार्टी
की है, तहरीक इंसाफ है। हमें तो यहाँ पर इन बड़ी कौमी जमातों के पूरा मुल्क इनके हैं, इनके भी यहाँ वोटर भी हैं, यहाँ पर इनकी जड़ें भी हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर हम देखें तो हमें यहाँ पर इनका कोई नज़र नहीं आ रहा है। इसी तरह जमीयत उलमा इस्लाम है, वो भी एक कौमी जमात के तौर पे है और वफाकी हुकूमत का हिस्सा है, लेकिन उसके यहाँ पर और मिनिस्टर्स भी, उनके वफाकी मिनिस्टर्स भी हैं। इसी तरह कौम परस्त जमात जो है BNP है, उसके भी वफाकी उसमें हमारे वफाकी वज़रा भी मौजूद हैं। लेकिन हमें इस वक्त इक्का दुक्का वज़ीर वफाकी वज़रा के अलावा कोई नज़र नहीं आ रहा है। वो जमातें इस तरह की अपील नहीं कर रही हैं, कौमी जमातें के उनके कारकुन जो हैं वो मैदान में आए और इसको जंगी बुनियादों पर अपने लोगों के साथ करें। वोट अपनी जगह पर है। हम ये भी शिकायत हमें मिल रही हैं कि मुखालफिन को करने के लिए राशन के मामले में जो है राशन या खैमे, उसमें भी ये चीज़ को मलूज़ खातिर रखा जा रहा है कि जी ये हमारा मुखालिफ है, उसको नहीं देंगे, ये हमारा वोटर है, इसको देंगे। तो ये इस चीज़ को नहीं थे। इस वक्त हम जो है आफत में जो है हम पर एक आफत आई हुई है। जो उनकी बात दुरुस्त है कि उन्होंने पहले ये बात कही कि सिर्फ हम ये लेके हुकूमत अपने आप को बीच में से निकाल लेती है कि जी आफत है और कुदरती आफत की वजह से हम है, लेकिन इसके लिए एक हिकमत अमली होनी चाहिए है। हमने जो अदारे बनाए हुए हैं, अगर हम देखें तो मैं इसमें देखते हैं कि ये बारिशें और इन्होंने जो है सैलाब ने बलूचिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह व बर्बाद कर दिया है और आप अब 50 साल 60 साल पीछे चले गए। हम यही इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमने तरक्की बलूचिस्तान ने की थी, रो पीट कर वफाक से जो कुछ हमने सड़कें बनवाई होंगी, हमने दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोशिश की थी, वो सब पानी में अब बह गया है। तो अब हम फिर वो आगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि सियासी जमातें जो हैं वो इस चीज़ में वो नहीं है। हमारी अपनी हुकूमत जो है वो इस वक्त उसके भी जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी है जो कि हुक्मरान जमात है, उसके वो भी वफाकी हुकूमत की उसमें है। तो मेरा एक इतनी सी इल्तजा है कि एक सिर्फ इस आधे पाकिस्तान के लिए कम अज कम और कुछ नहीं होता है, हमदर्दी के लिए वफाकी काबीना का बलूचिस्तान के दारुल-उलूमत कोयटा में एक इजलास होना चाहिए और इस हवाले से उसका एक ही एजेंडा हो, यहाँ पर बैठ के बात हो, लोगों को कम अज कम ये पैगाम जाए कि हमारे साथ दूसरी जमातें भी खड़ी है, वफाकी हुकूमत भी खड़ी है। बिल्कुल वकार साहब, जिस तरह रज़ा रहमान साहब उधर की बात कर रहे हैं, आप भी ज़ाहिर है जिन इलाकों में घूमे फिरे, वहाँ पर आपने देखा कि जिन लोगों से मिले, जब आप लास्ट शो में थे तो आप कुछ स्टोरीज भी हमें बता रहे थे कि लोगों ने आपके साथ किस तरह से शेयर किया। आपने वहाँ पर मुकामी इंतज़ामिया को एक्टिव देखा, जिन सियासी जमातों को वहाँ पर होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, फ्रंट लाइन पर होना चाहिए, वो आपको वहाँ पर नज़र आए? और अगर नहीं आए तो लोगों से आपकी बातचीत हुई, क्या कहना था उनका वहाँ पर? अच्छा, ये बड़ी हैरत अंगेज़ बात है कि हमने जैसे ही पहले दिन ही हम गए और हमने हमारी DSNG लगी, तो थोड़ी देर के बाद वहाँ पे एक मकामी इंतज़ामिया के जो है अफसर तशरीफ़ लाए, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वहाँ पे मीडिया था। तो वहाँ पे बड़ी मुश्किल से हमारे सामने वो जान बचा के गाड़ी में गए और बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकले, क्योंकि लोगों ने उनको घेर लिया और वो सुनाई कि बस आप कुछ ना पूछें। उसके बाद आज वो मोहसिन लुगारी की एक वीडियो आई हुई है कि किस तरीके से उन लोगों ने उनको सुनाया है। मसला ये है कि अभी जिस तरह सलमान साहब कह रहे थे ना कि जिसको आप कहते हैं कि खुदा का अजाब, और इस तरीके से आप चीज़ों को टालने की कोशिश करें, एहसास जिम्मेदारी से निकलने की कोशिश करते हैं। मेरा ख्याल है कि कोई भी जो महज़ब मुल्क होता है, वो महज़ब मुल्क में इसके लिए मिस मैनेजमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, या अगर इखलाकी हवाले से कुछ आला मुल्क है, वहाँ पे इखलाकी इक़दार हैं, तो वो इस चीज़ को क्रिमिनल नेगलिजेंस कहेगा, मुजरमाना गफलत, जिससे भी सख्त लफ्ज़ जो है हम इसको कह सकते हैं। मसला जो है, जो सियासी मामला है, जो सियासी जमातें हैं, मैं तो ये समझता हूँ कि एक सियासत एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है कि इनको बहुत लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए। देखिए, अब ये जो एक वाक़या हो गया है, ये बहुत बड़ा एक सान्या हो गया है, तो इस वक्त क्या है, इस वक्त 99% आपको नोहागरी नज़र आएगी, 1% आपको शायद प्लानिंग नज़र आए। इसके बाद भी ऐसा ही होगा। जो साइंसी हवाले से या अकली हवाले से बेहतर माशरे होते हैं, वो इस तरह के जब इवेंट होता है तो वहाँ पे 99% प्लानिंग की तरफ, मनसूबाबंदी की तरफ उनका तवज्जो होती है और 1% नोहागरी होती है। इस वक्त जिस तरह सोशल मीडिया और ये तमाम चीज़ें भी एक्टिव हुई हैं, देखिए वक्ती तौर पे तो हम कर लेंगे, सियासी जमातें भी आ जाएंगी, वो सब कुछ हो जाएगा, उनकी एमरजेंसी में मदद भी हो जाएगी। मसला तो लॉन्ग टर्म है, ये तो फिर आगे फिर भी इस तरह ही होगा। अब नेसा की वो तस्वीरें जो 2010 के बाद उन्होंने खींची हैं इंफ्रारेड, और उससे वो बहुत डिटेल मैप्स हैं, वो बहुत डिटेल स्टडीज़ आई थी, लेकिन उसके बाद
कोई उस पर अमल नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, लॉ प्लानिंग की तो ज़ाहिर है कमी है। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे, यहीं से कंटिन्यू। वेलकम बैक नाज़रीन। जमशेद साहब, जिस तरह आप बता भी रहे थे कि इमरान खान साहब वहाँ पहुँचे लेकिन लोगों से उन्होंने उस तरह से बातचीत नहीं की है, तो इस मुश्किल वक्त में तो सियासी जमातों और कारकुनों, हुक्मरानों को, जो मुकामी लीडर हैं, इंतज़ामिया हैं, उनको कौम के साथ होना चाहिए, अपने लोगों के साथ होना चाहिए, लेकिन उस तरह से देखने में नहीं आई। इसकी क्या वजह है आपके ख्याल में? जैसे नवीद साहब पहले आपको बता रहे थे, सियासी जमातों में ये कल्चर ही नहीं रहा है पाकिस्तान में, बदकिस्मती से, कि वो ऐसे अपने फलाही विंग बनाए, और जिनके पास से जैसे ठहरीक लब्बैक या वो जमातुल दावा वगैरह, उन पर पाबंदी लगी हुई है, तो जो काम इन सियासी लोगों को करना चाहिए था वो कोई और कर रहे हैं। एक जो जमात इस्लामी है अल खिदमत, उसकी तंजीम हमने देखी कि वो कुछ काम कर रही है। चारसदा मर्दान सवाबी में जो NP के खुदाई खिदमतगार है वो थोड़े बहुत हमें नजर आए काम करते हुए, लेकिन बाकी जो सियासी पार्टियां हैं, जैसे इमरान खान की पार्टी ने एक बहुत बड़ी कैंपेन चलाई थी, टाइगर फोर्स और ये टाइगर ये करेंगे, हमें कोई टाइगर नजर नहीं आया। तो सियासी पार्टियों ने बदकिस्मती इस तरफ कोई तवज्जो ही नहीं दी कि ये भी उनका काम है, कोई इस तरह मसला आ सकता है और उनको ये फलाह के काम भी करने चाहिए। सियासी जमातें ये समझती हैं कि फलाही काम सिर्फ हुकूमत में ही आके हो सकते हैं। ये एक बड़ा गलत कंसेप्ट है इनका। तो अगर ना दूसरे जो महज़ब माशरे हैं वहाँ पे अपोजिशन में ये लोग इस तरह के काम करते हैं ताकि लोग इनको वोट देकर इन पर एतमाद करें। जी नवीद साहब, जिस तरह जमशेद साहब कह भी रहे हैं कि उस तरह से सियासी जमातों का कल्चर नहीं है, आपके ख्याल में वाकई ये कल्चर का इशू है या तरजीहात में नहीं है? आम लोग जो मुश्किल वक्त में जो मुश्किल का शिकार हैं। दूसरा, ये हुक्मरान इमदाद की अपीलें तो करते हैं, ये खुद क्यों एग्जाम्पल नहीं बनते कि खुद मदद करें और मिसाल बने, फिर देखते देखते लोग उनको फॉलो करते हैं, ज़ाहिर है उनको फॉलो करेंगे। मेरा ख्याल में दुआ, जैसे जमशेद साहब ने कहा कि एक तो कल्चर का भी हिस्सा नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि मिसप्लेस प्रायोरिटीज़ हैं। हमारी प्रायोरिटीज़ ही शायद ये नहीं है, और शायद हमने ये जितने भी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है या फलाही इदारे हैं, हमने शायद ये समझ रखा है कि ये काम इनके करने के हैं। और जैसे इन्होंने जिक्र किया कि इससे पहले फलाह इंसानियत और ये इस तरह के जो इदारे काम किया करते थे, और अभी भी अगर देखें तो तमाम जमातों में इस वक्त हमें फील्ड में अगर नज़र आ रहा है तो वो जमात इस्लामी के लोग नज़र आ रहे हैं जो काम कर रहे हैं और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि दुआ कि इस वक्त शायद मेरे ख्याल में, मैं शायद ही कहूँगा कि लोगों को इसके मैग्नीट्यूड का अंदाज़ा नहीं है कि ये कितना बड़ा डिज़ास्टर है, कितनी बड़ी तबाही है। जैसे ज़ियाउर रहमान साहब ने कहा कि बलूचिस्तान तो तकरीबन 50 से 60 बरस पीछे चला गया, तो हमें शायद इसके मैग्नीट्यूड का अंदाज़ा नहीं है। मेरे ख्याल में इस वक्त ज़रूरत इस अम्र की है कि जैसे APS के अटैक के बाद तमाम कौम यकजा हो गई थी, इसी तरह तमाम कौम अब दोबारा यकजा हो जाए। इसलिए इन सैलाब ज़दगान की मदद के लिए, इनके शॉर्ट टर्म की इनकी जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने के लिए, और फिर लॉन्ग टर्म में जो चीज़ें सामने आएंगी उन चैलेंजेस से निपटने के लिए। जी सलमान आबिद, देखिए मैंने तो सिर्फ सिंपली ये कहूँगा कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टियाँ कम है। ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों का स्टाइल है और एक फैमिली इंटरप्राइज कंपनियाँ हैं, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि हमारे पास कोई आइडियल सिचुएशन तो नहीं है, इन्हीं पॉलिटिकल पार्टियों के ऊपर बेस करके हमारा पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है ना। तो अब पॉलिटिकल पार्टियों को सोचना चाहिए, मां सिवाय दीनी जमातों के जैसे सब जिक्र कर रहे हैं कि वो तो अपना रोल प्ले कर रही हैं, लेकिन जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टियां हैं, अगर वो अपने कारकुनों को और अपनी जमात को मोबिलाइज नहीं करेंगे। मेरे पास वक्त खत्म हो गया। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।